दोस्तों, जब आप कहीं घूमने जाते होंगे तो रास्ते में आपने नदी और समुद्र के ऊपर बने पुलों के ऊपर से सफर जरूर किया होगा, जो देखने में बहुत आकर्षित भी लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सुंदर और आकर्षित और मजबूत पुलों का निर्माण कैसे किया जाता है, जिसके ऊपर ट्रेन से लेकर बस, ट्रक, कार सभी आसानी से गुजरती जाती हैं। अधिकतर नदियों पर पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। क्या आपके मन में भी इन पिलर्स को देखकर ये सवाल आया कि आखिर नदी के इस बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा? इंजीनियर्स ने इन पुलों को बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया होगा? क्योंकि इसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि बहती हुई नदी के मध्य पुल का निर्माण करना कोई आसान बात तो नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। जानेंगे आज कि आखिर पानी के बीच में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है और पुल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम सब ये जानते ही हैं कि पानी पर बना ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज न होते तो शायद कोई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा सकते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज। और दोस्तों, किसी भी पुल का निर्माण स्थान के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का पुल सभी जगह संभव नहीं है, इसीलिए पुल भी जगह के आधार पर ही बनाया जाता है। एक बेहतरीन पुल के निर्माण में काफी ज्यादा समय और काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये ब्रिज जल्दबाजी और किसी नौसिखिए द्वारा बनाए जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों को जान देकर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इंजीनियर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बारीक से बारीक चीजों पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं और उनका विश्लेषण करने के बाद ही काम शुरू करते हैं, जिसके बाद में एक शानदार ब्रिज बनकर तैयार होता है। और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे हुए होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं। चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर, सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजा जाता है। अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वाली सीलिंग को ही ले लीजिए। ये 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 सालों की कड़ी मेहनत और लगभग 2.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। दोस्तों, ब्रिज के ऊपर न जाने रोजाना कितने लोग और वाहन गुजरते हैं, लेकिन हम आप सभी लोग इसमें छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टर प्लान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग के मुकाबले कई गुना कठिन होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड स्टेबल रहता है, परंतु पुल का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ब्रिज को हर वक्त लाखों करोड़ों टन वजन बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी ऐसा वजन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया में पुलों की भी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, और ये इंपॉर्टेंस उस समय ज्यादा बढ़ जाती है जब पुल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने हो। समुद्र में ब्रिज बनाने के लिए एक एक इंच भी पहले से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर 1 इंच भी गलती होती है तो हजारों जाने और अरबों रुपए एक ही झटके में डूब सकते हैं। दोस्तों, ब्रिज तैयार करने से पहले नदी के बारे में काफी रिसर्च की जाती है, जैसे नदी का पानी कितना गहरा है, ब्रिज कितना भार सहन कर सकता है, और इसके बारे में बाकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे कि पानी के नीचे जमीन रेतीली है या पथरीली। इसका पता लगाने के लिए प्रोफेशनल पानी के अंदर जाते हैं और कई दिनों तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ही काम चलता रहता है। और जिस तरह किसी मकान या बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव डाली जाती है, वैसे ही पुल में भी नींव बनाई जाती है। पुल बनाने के पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी पहले प्लान बना लिया जाता है। यहाँ पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव का नाम कॉफर डोम होता है। इन्हें क्रेन आदि के जरिए पानी के बीच में स्थापित कर दिया जाता है। कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये बहुत मजबूत भी होते हैं। कॉफर डैम आकार में गोल या स्क्वायर जैसा हो सकता है। ये पुल बनाने और नदी का बहाव आदि कई चीजों पर निर्भर करता है। आपने मेलों में मौत का कुआं जरूर देखा होगा। कॉफर डैम भी उसी की तरह होते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये ड्रम की तरह होता है। ये काफी मजबूत होता है। पुल बनाने के लिए कॉफर डैम को पानी के बीच में रख दिया जाता है। नदी में बहने वाला पानी आसपास से बह जाता है और इसके अंदर नहीं आता। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी गिलास में एक स्ट्रॉ को रख दिया जाए। इसके बाद इसमें भरे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद कॉफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और फिर वहां पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है। इंजीनियर इसके अंदर जाकर काम करके एक मजबूत पिलर बनाते हैं।
पिलर बन जाने के बाद फिर ऊपर ब्रिज का काम शुरू होता है। आपको बता दें कि कॉफरडैम से पुल बनाना सभी जगहों पर आसान नहीं होता। कभी कभी समुद्र की गहराई भी पता नहीं होती और पानी का बहाव भी काफी तेज होता है। ऐसी जगह पर सबसे पहले मशीन के माध्यम से एक मोटी पाइप डाली जाती है। उस पाइप के अंदर का पानी मोटर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें कंक्रीट और अन्य मटेरियल भर दिए जाते हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन के चारों तरफ डाली गई मिट्टी पानी के दबाव के कारण बहने लगती है, जिसके कारण कॉफरडैम में पानी भरने लगता है और कॉफरडैम फ्लोटिंग कॉफरडैम के रूप में भी बनाए जाते हैं। इस दौरान इनमें फ्लोटिंग मशीन लगाकर उन्हें इस तरह से बना दिया जाता है कि वो पानी पर तैर सके और फिर उस स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं जहां पर पुल बन रहे हैं। फिर रोटेट करके उस जगह पर फिट कर दिया जाता है। आपको बता दें कि पुल बनाते समय ज्यादातर काम दूसरी साइड पर चलता है। वहां पर पुल के ब्लॉक्स वगैरह को अलग से बना दिया जाता है, जिसके बाद इन ब्लॉक्स को एक से दूसरे पिलर के बीच सेट करते हुए एक पुल बनाया जाता है। वैसे कई पुल बिना पिलर वाले भी बनते हैं। ऐसे पुलों का निर्माण अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन अब इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसे पानी के नीचे डालना, क्योंकि ये ऊपर से तो खुली होती है लेकिन नीचे बंद होती है, जिससे अगर इसे ऐसे ही नॉर्मल तरीके से डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी। ये फाउंडेशन पानी में न तैरे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक बेहतरीन तरीका होता है। यदि पानी अधिक गहरा होता है तो शिप की सहायता से पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, जिससे जमीन की भराई की जा सके। फिर इसे आसानी से उस बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद लोहे के बड़े बड़े पाइप को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन की जगह पर ले जाया जाता है, जिसके बाद उन पाइपों को सबसे पहले मशीनों के द्वारा पानी के नीचे धंसाया जाता है, जिससे ऊपर अब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सकता है। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि ब्रिज इतना भार कैसे सहन कर सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि कोई भी ब्रिज तब तक भार सहन नहीं कर सकता जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहता है। आपने देखा होगा ब्रिज पर लाखों टन का भार रहता है, लेकिन वो तब भी खड़ा रहता है क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका रहता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज पर कोई नुकसान नहीं होता। और सबसे अहम बात, कोई भी ब्रिज बनाने से पहले ही ये निर्धारित हो जाता है कि ये ब्रिज कितने साल काम करेगा। उसी हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है। ज्यादातर ब्रिज 100 साल तक के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मुंबई में बनाया गया सी लिंक 120 साल के लिए बनाया गया है। कुछ पुराने जमाने के ब्रिज हैं जो 200 साल तक पुराने हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। ब्रिज बनाने के बाद समय समय पर रखरखाव की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाने के बाद उसे कभी चेक नहीं किया जाता। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए बहुत सारे मीटर काम में लिए जाते हैं, जैसे मैग्नेटोमीटर, पायोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी आदि। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के द्वारा कंक्रीट के बीच में भी गड्ढों का पता लगाया जा सकता है। समय समय पर ब्रिज के खंभों की जांच की जाती है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे तुरंत ही ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।